of class 10th. I hope you all are doing well. Today I am going to teach first lesson of science and part of biology. So listen this video very carefully, and the name of chapter is life process part 4. As we know that part 1, part 2, part 3 have discussed in previous video. So go through the link, and link is provided in description box. So in this video we will discuss about respiration. What is respiration and what is need in our daily life on human beings. सो इन वीडियो में आपको रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करूंगी. क्या होता है रेस्पिरेशन, ये सबसे पहले देखते हैं. ठीक है, सबसे पहला आपका पॉइंट जो दिया गया है रेस्पिरेशन, दैट मीन्स कि रेस्पिरेशन का मीन क्या होता है, श्वसन. श्वसन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी ह्यूमन बींग्स या हम कह सकते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं कि एक प्रोसेस करते हैं जो ये बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. तो इस प्रोसेस में या रेस्पिरेशन में होता क्या है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका दो गैसेस के बारे में बता रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसका क्या हो जाता है, एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर से कोई भी लिविंग बॉडी तक. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बॉडी से रिलीज हो जाता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर से एंटर कर जाता है बॉडी में. तो ये गैसेस एक्सचेंज होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से एटमॉस्फेयर के बीच. तो इस गैसेस एक्सचेंज को ही हम क्या कहते हैं, एक टर्म देते हैं ब्रीदिंग. ठीक है, ब्रीदिंग में है क्या कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग. तो ये आपको एक टर्म मिल गया. तो इस तरह करके अगर रेस्पिरेशन आपसे पूछता है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन या व्हाट इज ब्रीदिंग, दोनों एक ही चीज़ है. आपको यहाँ बताया जा रहा है गैसियस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग. नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया गया है कि ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल. डैट मीन्स क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी सिंपल फूड है, ये क्या होता है कि अगर ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करने के बाद हमें बहुत सारी क्या होती है, एनर्जी इसमें से रिलीज होती है, और ये प्रोसेस हो कहाँ रहा है, सेल में. तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि किसी भी सेल में जो सिंपल फूड होता है और उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद अगर एनर्जी रिलीज कर रही है, तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. सेलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, सेल्स में हो रहा है. तो इस तरह करके जो सिंपल फूड का जो ब्रेक डाउन होता है, जैसे सिंपल फूड में हम जनरली क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है ये क्या है, एक सिंपल फूड आपका है या सिंपल फॉर्म है. तो ये ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन हो रहा है ये कितने पाथवेज में होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज. जैसा कि आप देख रहे हो अभी कि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि एक रेस्पिरेशन का हमने डेफिनेशन आपको बताया, रेस्पिरेशन को एक नया टर्म दिया ब्रीदिंग. ठीक है, और उसी ब्रीदिंग में क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिट कर दिया जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से. तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर सेकंड आपको बताया गया है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने क्या बताया कि जो सेल है और सेल में क्या होता है, किसी भी सिंपल फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है, और इस ब्रेक डाउन के द्वारा क्या होता है कि बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और ये प्रोसेस सेल में होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. अब यहाँ पर जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है ये बहुत सारे पाथवेज में होता है, यानी कि ग्लूकोज जो होता है कि अगर हम उसको ऑक्सीजन का प्रेजेंस देते हैं या एब्सेंस देते हैं या किसी और चीज़ के अगर प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है अलग अलग कंपोनेंट में क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है. तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है ये कौन कौन से कंपोनेंट में और किस कंडीशन पे क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है. सबसे पहले आपको जो दिया गया है कि when glucose molecule is converted into pyruvic acid in cytoplasm. यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है इसका फॉर्मूला है C6H12O6. जैसा कि आप देख रहे हो कि ग्लूकोज में कार्बन का जो नंबर है वो कितना है, 6 है, लेकिन ये मॉलिक्यूल कितने हैं, इसमें 1 मॉलिक्यूल है ग्लूकोज के. तो जब ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में रिएक्शन करता है तो ये पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी में क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है. लेकिन यहाँ पर जो पायरुविक एसिड और एनर्जी दिया है इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं. तो यहाँ पर आपका जो पायरुविक एसिड है इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर 2 मॉलिक्यूल है तो पायरुविक एसिड का आपका फॉर्मूला हो जाता है CH3COOH. तो ये क्या है, पायरुविक एसिड. तो इसके 2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर जाते हैं. तो ये आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि जब आपका ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक करके क्या बना रहा है, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड और साथ में आपकी एनर्जी. तो ये प्रोसेस हो गया सिंपल. अब यहाँ पर दिया गया है कि जब पायरुविक एसिड फॉर्म कर जाता है तो ये किस किस कंपोनेंट में क्या होता है, ब्रेक होता है. अगर पायरुविक एसिड है तो ये ब्रेक हो जाता है
एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी। तो ये कब ब्रेक हो रहा है? इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि पायरुविक एसिड का जब रिएक्शन हम ऑक्सीजन के अब्सेंस में करवाते हैं तो ये पायरुविक एसिड एथेनॉल में क्या हो जाता है? ब्रेक कर जाता है और कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। तो इस तरह करके, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस। क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस में ही क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड होता है वो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह करके आपके फर्स्ट प्रोसेस हो गए, ठीक है। अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाट इज फर्मेंटेशन या डिफाइन फर्मेंटेशन, तो आपके ये आंसर हो जाएंगे, व्हेन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ethanol plus carbon dioxide and energy is the absence of oxygen is called as fermentation। यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपका जो दिया गया है कि पायरुविक एसिड को अगर मान लीजिए कि वहाँ पर अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अब्सेंस नहीं, कमी हो जाती है, और ये कमी कहाँ होती है? मसल्स में, ठीक है। और कैसे हो जाता है कि मान लीजिए कि जो पायरुविक एसिड है ये अगर ऑक्सीजन का वहाँ पे इनसफिशियंसी अगर दिखाया जाता है, तो अगर ऑक्सीजन की जब लैक है या इनसफिशिएंसी होती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, या लिविंग बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट करने लगता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पर दिया गया है कि जो लैक्टिक एसिड है वो एक्युमुलेट करने लगता है बॉडी में। और होता कैसे है? जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी में या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या ह्यूमंस में अगर बात कर लेते हैं, तो ह्यूमंस क्या करते हैं जनरली, अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हाफ एन आवर करते हैं या 1 आवर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये नॉर्मल है कंडीशन। लेकिन अगर एक्सरसाइज की टाइमिंग अगर इंक्रीज कर दी जाए 4 या 5 आवर, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो एक्सरसाइज होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे मसल्स जो होते हैं ह्यूमंस के वो फैटिक कर जाते हैं। और इसी फैटिक करने के कारण क्या हो जाता है कि जो पायरुविक एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में एक्युमुलेट करने लगता है, ठीक है। और हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? इनसफिशिएंसी होने लगती है। तो इस तरह करके आपका ये सेकंड स्टेप हो गया कि पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कब कन्वर्ट होता है। कब होगा? जब हम बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड क्या होता है? एक्युमुलेट होने लगता है और यहाँ पे मसल्स में ऑक्सीजन की इनसफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप इज कि अगर दिया गया है कि पायरुविक एसिड जो है कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कब कन्वर्ट होगा? पायरुविक एसिड अगर दिया गया है यहाँ पर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड दिया गया एनर्जी। तो ये कब कन्वर्ट हो रहा है? जब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन का प्रेजेंस दे रहे हैं। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस तरह करके आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है जनरली ये 3 पाथवेज में होता है, ठीक है। 3 पाथवेज में आपको तीनों पाथवे हमने बता दिए और तीनों पाथवे के कंडीशंस बता दिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं रेस्पिरेशन को और अच्छे से समझने के लिए। दिया गया है कि रेस्पिरेशन जो होता है जनरली अगर देखा जाए लिविंग बींग्स में, respiration are two types. First one is aerobic and second one is anaerobic. What is difference between aerobic and anaerobic? First of all, aerobic. Aerobic respiration is occurs in the presence of oxygen. That means कि जो aerobic respiration होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पाया जाता है। Second point is कि aerobic respiration occurs in mitochondria. Third is कि in aerobic respiration end product are carbon dioxide and water. Next is कि in aerobic respiration more amount of energy is released. That means कि अगर aerobic respiration अगर हो रहा है किसी भी living organism में, तो ये कब होगा? उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसमें जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं और इसमें एनर्जी का जो रिलीज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो ये आपके हो गए एरोबिक रेस्पिरेशन में। सेकेंड आपका दिया गया है कि एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, अब्सेंस आपको देना है। सेकेंड पॉइंट इज कि एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अकर्स इन साइटोप्लाज्म। आपको क्लियर यहाँ करना है। अगर एरोबिक पूछता है तो ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एनारोबिक इज साइटोप्लाज्म। एंड इनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्ट जो होता है वो अल्कोहल प्लस लैक्टिक एसिड। अगर देखा जाए कि अगर अल्कोहल बन रहा है तो कब बनेगा? इन द अब्सेंस ऑफ, अगर ऑक्सीजन का अब्सेंस देते हैं
तो ये क्या होता है, एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में अल्कोहल बनता है, यानी कि एथेनॉल या एथिल अल्कोहल बनता है। लेकिन लैक्टिक एसिड कब बन रहा है, कोई भी ह्यूमन बॉडी है तो वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अगर वर्क कर ले तो उसकी बॉडी में क्या होता है, जो मसल्स होते हैं वो फैटिक कर जाते हैं और इसी फैटिक करने के कारण उसकी बॉडी में लैक्टिक एसिड का एकोमोलेशन होने लगता है, तो ये बन जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कब होगा, जब बॉडी में ऑक्सीजन की इनसफिशियंसी हो। अल्कोहल कब बनता है, जब हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का अब्सेंस हो। दोनों में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, ध्यान देना आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट इज दिया गया है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड इन लेस अमाउंट। तो यहाँ आपके हो गए मेन डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आई होप ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अगर लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि जो भी लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोटोजोआ है या पॉरीफेरा है, तो उसमें क्या होते हैं कि जो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उस बॉडी स्ट्रक्चर्स में सारे प्रोसेस जो होते हैं, जैसे डाइजेशन है या रेस्पिरेशन है, तो उनके लिए या इस प्रोसेस को करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स नहीं बनाए होते हैं। लेकिन जैसे हम हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव करते हैं तो इनमें क्या होता है, सारे सिस्टम क्या होते हैं, फॉर्म करने लगते हैं। तो इस तरह करके जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कॉर्डेटा में आते हैं और ये कॉर्डेटा क्या होता है, हायर ऑर्गेनिज्म में आता है। तो ये कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा में ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स जो एनिमल्स हैं आपके आ रहे हैं, इसमें सारे सिस्टम क्या होते हैं, डिफाइंड होते हैं। तो इसी तरह करके जैसे कि अगर मान लीजिए आपको न्यूट्रिशन पढ़ना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका आ गया। उसी तरह अगर आपको रेस्पिरेशन करना है तो रेस्पिरेशन के लिए क्या है, हमारे बॉडी के अंदर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया गया ताकि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ईजी वे में हो जाए। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और इसके कितने स्टेप्स हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है, किस पैसेज के द्वारा हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं या अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिट करते हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहाँ पर है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर का जो पैसेज है, कैसे एयर का एंट्री हो रहा है बॉडी में और कैसे एग्जिट कर रहा है, इसका पैसेज है। सबसे पहले दिया गया नॉस्ट्रिल, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है ये आपका नॉस्ट्रिल। तो ये क्या होता है कि एयर यहाँ से एंटर करता है, मतलब ऑक्सीजन क्या होता है, एंटर कर जाता है नॉस्ट्रिल में, और नॉस्ट्रिल से क्या होता है, उसी नेजल पैसेज में एंटर करते हुए नेजल कैविटी की तरफ मूव करता है और आगे चल के फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई। अब यहाँ पर आपको ब्रोंकाई मिलता है। ब्रोंकाई क्या है, एक लंग्स का पार्ट है। जैसे कि आप जानते हो कि लंग्स हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है, और यहाँ पे एक ट्रैकिया से अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे जितने भी ऐसे ट्यूब्स निकले होते हैं ये आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, ब्रोंकाई हो गए। अब जैसे यहाँ से अगर मूव करेंगे, इससे जो ब्रांचेस निकली हैं इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ये इसका ब्रोंकाई से जो छोटा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। फिर ब्रोंकियोल्स जो होता है अगेन ब्रांच्ड हो जाता है, ठीक है, और ब्रांच होने के बाद वहाँ पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर मिलता है ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं एल्वेलाई। तो इस तरह करके आपको लंग्स में बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो जैसे यहाँ दिया गया है कि अगर ट्रैकिया तक एयर पास किया, उसके बाद ब्रोंकाई, फिर लंग्स में आया, लंग्स में आने के बाद ब्रोंकियोल्स, देन क्या है, एल्वियोलर। तो यहाँ पर जब एल्वेलाई में जब आ जाता है, एल्वेलाई में क्या हो जाता है आने के बाद कि जो ऑक्सीजन होता है वो बिल्कुल प्योर हो जाता है यहाँ आने के बाद। और प्योर होने के साथ ये क्या होता है, जब प्योर हो जाता है तो ये हमारी बॉडी में जो ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं इसमें मूव कर जाता है। तो इस तरह करके हम कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जो एंट्री हो रही है या हम जो नॉस्ट्रल के थ्रू इनटेक कर रहे हैं, तो ये इस प्रोसेस के द्वारा, इस ट्रैक के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है और यहाँ तक आते आते वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन प्योर हो जाता है और प्योर होने के बाद ब्लड में मिक्स होके ब्लड कैपिलरीज तक मूव कर जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ क्लियर हो गया। और जैसे कि यहाँ आपका डायग्राम दिया गया एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जैसे ये लंग्स है आपका, ठीक है, और नीचे आपको यहाँ पर डोम शेप्ड एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने डायफ्राम आपको बताया, लेफ्ट एंड राइट लंग्स हैं, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रक्चर्स हो गए। अब जैसे लंग्स को और भी हम क्लेरिफाई करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो ये सैक लाइक आपको दिख रहा है लास्ट पोजीशन पे, यही क्या है, एल्वेलाई है, और ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे करके आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के ये डायग्राम हो गए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहाँ मैकेनिज्म क्या है,
यानी कि जो हम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं या एग्जिट कर रहे हैं तो कब करते हैं और इसमें क्या क्या बॉडी में हमारे चेंजेस आता है ये देखना है, ठीक है। दिया गया है यहाँ पे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज कंप्लीटेड इनटू टू स्टेप्स। फर्स्ट वन इज इनहेलेशन एंड सेकेंड स्टेप इज एक्सहेलेशन। दैट मीन्स कि इनहेलेशन मतलब क्या होता है कि जो हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनहेलेशन। सेकेंड वन इज एक्सहेलेशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सहेलेशन। And what is difference between inhalation and exhalation? So first point is inhalation. दिया गया है कि during inhalation the thoracic cavity expands। मतलब इनहेलेशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि जो थोरेसिक कैविटी होती है हमारी वो एक्सपेंड कर जाती है। जैसे आप प्रैक्टिकली देख सकते हो कि जब आप ऑक्सीजन इनटेक करते हो अपनी बॉडी में तो आपका जो थोरेसिक कैविटी होता है वो आगे की तरफ क्या हो जाता है, थोड़ा फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट दिया गया है कि रिब्स जो होते हैं वो लेफ्ट अप हो जाते हैं, यानी कि थोड़े से उठ जाते हैं आगे की तरफ। प्रैक्टिकल करके आप खुद पर देखना। थर्ड पॉइंट इज डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, ठीक है। अगर हम रेस्ट स्टेज पर देखते हैं तो जो डायफ्राम होता है हमारा, जैसे कि मान लीजिए कि ये लंग्स हो गए हमारे, ठीक है, यहाँ पर ट्रैकिया है और ये इससे ऐड है, तो ये हमारे लंग्स, और यहाँ पर डायफ्राम जो होता है ये डोम शेप्ड होता है रेस्टिंग स्टेज में। लेकिन हम कह सकते हैं कि जब इनहेलेशन का ड्यूरेशन देखा जाए तो उसमें जो ये आपके डायफ्राम है ये डोम शेप से क्या हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। तो ये चेंजेस आपको मिल गए। नेक्स्ट पॉइंट इज दिया गया है कि वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर इंटर्स द लंग्स। अब यहाँ जो लंग्स का जो एरिया है या वॉल्यूम है ये क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज करने का मतलब यहाँ से एयर क्या हो जाता है, पास करके यहाँ फिल जाता है, जिससे इसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये हो गए आपके पॉइंट्स इनहेलेशन के। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका दिया गया है एक्सहेलेशन। क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि इनहेलेशन में क्या है, थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड कर जा रही है, जस्ट अपोजिट यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी। सेकेंड वन इज रिब्स मूव डाउनवर्ड, रिब्स क्या हो जाते हैं, डाउनवर्ड मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट वन इज डायफ्राम बिकम डोम शेप्ड, यानी कि क्या हो जाता है, डायफ्राम का जो शेप होता है अगेन वो रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है, डोम शेप्ड आ जाता है, जस्ट ऐसे। नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज एंड एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स। और लंग्स का जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, नहीं कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ से क्या हो जाता है कि लंग्स से जो भी एयर होते हैं, एयर का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एग्जिट कर जाता है। तो ये आपके हो गया ब्रीदिंग के मैकेनिज्म जो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। एंड व्हाट इज डिफरेंस एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। सो यहाँ पर आपके 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसे कि आपको और भी अच्छे से यहाँ पे डायग्राम हमने बता दिया है। यहाँ पर आपको 2 प्रोसेस हैं, इनहेलेशन के और एक्सहेलेशन के। हमने आपको डायग्राम से अभी रफली डायग्राम जो मैं बता रही थी, यहाँ पर इनहेलेशन का जो प्रोसेस है जिसमें आपको बताया जा रहा है जो डायफ्राम है ये क्या हो रहा है, बिल्कुल यहाँ फ्लैट है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है रेस्टिंग स्टेज में या एक्सहेलेशन में ये डोम शेप पर है। यहाँ पर दिया गया है कि जो लंग्स का एरिया है या वॉल्यूम है क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, जब एयर या कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट करता है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है, और यहाँ इंक्रीज कर जाता है। ये सब डिफरेंसेस हैं आपके लंग्स की एक्टिविटी का ड्यूरिंग एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। नेक्स्ट आपका जो दिया गया है कि अगर बॉडी में गैसेस एक्सचेंज जो हो रहा है और एक्सचेंज होने के बाद जो एल्वेलाई है या ब्लड है या जो भी हम एयर ले रहे हैं ये हमारे बॉडी तक या टिश्यूज तक कैसे मूव कर रहा है इसके बारे में देख लेते हैं, इसके ट्रैक्ट क्या है, ठीक है। इसमें जैसे 2 आपको ट्रैक दिखाई दे रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेलाई, ब्लड एंड टिश्यूज। जैसा कि आप जानते हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो गैस है अगर मान लीजिए कि एल्वेलस या लंग्स में प्योरीफाई हो जाता है तो प्योरीफाई होने के बाद ब्लड में या टिश्यूज़ में कैसे सर्कुलेट होता है, तो इस यहाँ से समझ लेते हैं। आपका एक ट्रैक्ट दिया गया है, जैसे कि जो आपकी 2 गैसेस है 2 स्टेप में आपको बताया गया फर्स्ट एंड सेकेंड में। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस है जो लंग्स में, या हम उसको एल्वेलस भी कह सकते हैं, तो लंग्स में जो गैसेस पाई जाती हैं वो ऑक्सीजन रिच होती हैं। तो ये ऑक्सीजन गैस ब्लड वेसल्स के द्वारा क्या होता है, ब्लड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलेट हो जाता है। और यही क्या हो जाता है कि जो ब्लड है ये ऑक्सीजन
से क्या करता है, बाइंड कर जाता है, क्योंकि ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि जो ब्लड में आरबीसीज होती हैं ये रेड कलर की होती हैं, और रेड कलर क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन। और ऑक्सीजन क्या करता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन से बाइंड अप कर जाता है, और बाइंड करने के बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन टिश्यूज, और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, टिश्यूज में रिलीज हो जाता है। क्योंकि ब्लड क्या होता है, हमारे बॉडी में जितने नर्व्स पाए जाते हैं, जैसे आर्टरी या वेन पाई जाती हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है, और ब्लड में ही क्या होता है, ऑक्सीजन गैस आपका बाइंड होके मर्ज हो गया है, तो ये ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, उसी ब्लड के द्वारा टिश्यूज में रिलीज हो जाती है। तो इस तरह करके ऑक्सीजन क्या होता है, हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है और टिश्यूज तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे टिश्यूज़ में बहुत ही एक्सेस अमाउंट में जो पड़े रहते हैं, तो वो हमारे टिश्यूज़ से कैसे लंग्स तक आते हैं, और लंग्स से नॉस्ट्रिल देन एग्जिट कैसे होते हैं, तो इसका स्टेप देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिलीज कैसे होगा, जस्ट अपोजिट ही है इसका, कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होंगे, फिर ब्लड में रिलीज होंगे, ब्लड से क्या हो जाएंगे कि जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व होने के बाद जो एल्वेलाई है यानी कि जो लंग्स है उसमें जो ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आकर एक्यूमुलेट हो जाता है, और एक्यूमुलेट होने के बाद जो एल्वेलाई के पास जो एक सैक लाइक होता है यानी कि एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर जो पाया जाता है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और रिलीज होने के बाद लास्ट स्टेप क्या है आपका, कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये नॉस्ट्रिल के थ्रू बॉडी से क्या हो जाता है, एग्जिट कर जाता है। तो इस तरह करके आपको दो स्टेप बताए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ये गैसियस एक्सचेंज के बारे में, कि ये जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी में कैसे सर्कुलेट किया जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड है ये सर्कुलेट करके हमारी बॉडी से कैसे एग्जिट कर रहा है। इस तरह करके ये ट्रैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। उसी तरह आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर जो दिया गया है कि जैसे कि रेस्पिरेशन अगर हो रहा है, तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पर रहते हैं, उनमें रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं। उसी तरह जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपको दो टर्म दिए गए हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। नहीं, जो भी एटमॉस्फेयर में गैसेस पाई जाती हैं उनमें से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इंटेक कर लेते हैं, और वहाँ से यूटिलाइज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक का मतलब कि जो वाटर में रहते हैं, वो क्या करते हैं कि वाटर में क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो ये वाटर में क्या होता है, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है तो इस ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद इसी ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरह करके दो आपको ऑर्गेनिज्म मिल गए, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। अब यहाँ पर एक छोटा सा आपको पॉइंट और भी दे रहा है कि जैसे आपने अभी तक आपने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, या हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स। तो रेस्पिरेशन जो ह्यूमन बींग्स में हो रहा है तो ये क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है, लेकिन अगर प्लांट के केस में रेस्पिरेशन देखते हैं तो ये बहुत ही सिंपलर मैनर में होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल्स। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होगा, दिया गया है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर दैन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू, यानी कि प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है ये देख लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि इन प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज इज अकर्स थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स। अगर लीव्स में हो रहा है तो किसके द्वारा हो जाएगा, स्टोमेटा में। जैसे लीव्स का आप स्ट्रक्चर देख लो कि ये क्या है, एक लीफ है, लेकिन स्टोमेटा कहाँ पाया जाएगा, इसका हम एनाटॉमी स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको अगर कट करोगे तो यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा। ये क्या है, लीव्स का सबसे अपर लेयर होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। और जो आपको हम ये स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं जो सी शेप्ड का होता है, तो ये क्या है, स्टोमेटा है। और इसी स्टोमेटा से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का गैसियस एक्सचेंज होने लगता है। इसमें क्या हो जाएगा कि जो ऑक्सीजन गैस है वो एंटर कर जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एग्जिट कर जाता है, ठीक है। तो ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो इस तरह हो गया। सेकेंड पॉइंट इज लेंटिसेल्स इन स्टेम। स्टेम में किसके द्वारा हो जाएगा, लेंटी सेल्स के द्वारा होगा। एंड थर्ड पॉइंट इज जनरल सरफेस ऑफ द रूट, यानी कि रूट के कुछ जनरल सरफेस होते हैं उसके द्वारा भी प्लांट में रेस्पिरेशन क्या होता है, पाया जाता है। तो इस तरह करके इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमन बींग्स में या कोई भी एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है कि जो प्लांट होते हैं प्लांट में रेस्पिरेशन कैसा होता है, ठीक है। तो इस तरह करके इस वीडियो में आपको रेस्पिरेशन हमने बता दिया।
सो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।